Hello everyone, welcome to our new series which is Modern History of India. इसमें हम लोग घटना चक्र की जो बुक है उसका मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 1, द एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज. तो अगर हम लोग स्टार्ट करें, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले जो यूरोपियन कंपनी आई थी वो उसके जो लीडर थे वो थे वास्को डिगामा. तो वास्को डिगामा लेड बाय अ गुजराती गाइड, इनके गाइड हुआ करते थे जिन्होंने इनको रास्ता बताया था कलिकट पहुंचने का. उनका नाम था अब्दुल मजीद. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है अब्दुल मजीद. ये कलिकट जो था ये एक इंडियन वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड एक जगह है जहाँ पे ये 20 मई 1498 को रीच करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं. तो इन्होंने बेसिकली एक नया ऑल न्यू सी रूट डेवलप कर दिया था. एक ऑल न्यू सी रूट को इन्होंने डिस्कवर कर दिया था यूरोप से इंडिया आने का. उस टाइम पे कैलिकट के जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था जमुरिन. और इनको जब पता चला कि कोई फॉरेन ट्रैवलर आ रहा है जो कि इनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेके आया है और काफ़ी दूर से आया है, तो ये वेलकम करने पहुंच गए थे उनका. तो फाइनली इन्होंने वेलकम किया. तो फर्स्ट टाइम जब वास्को डिगामा आया था इंडिया में तो उसका जमुरिन जो वहाँ के राजा थे उनके द्वारा वेलकम किया गया. फाइनली यहाँ से इंडिया और पोर्टुगीज़ का एक नया ट्रेड का एरा शुरू होता है. और जब वास्को डिगामा आया तो वो अपने साथ वहाँ पोर्टुगीज़ से काली मिर्च का बंडल लेके आया था अपने साथ. तो इन्होंने यहाँ बेचा और बेचने से उसको 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ. जितना वो पोर्टुगीज़ में कमाता था उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट जो था वो इसको इंडिया में मिलना शुरू हो गया. तो उसके बाद जब ये वापस लौटा तो उसने बताया होगा ये सारी बातें. तो वहाँ के लोग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे यहाँ से ट्रेड करने के लिए. इसी सीक्वेंस में 1505 में ना, ये 1498 में आए थे, उसके बाद ये इसी साल चले गए थे. 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नेम. तो अल्मीडा अगर सिर्फ इसको कहें तो अल्मीडा जो थे ये अराइव होते हैं इंडिया में पहली बार. और यहाँ पोर्टुगीज़ के ये गवर्नर ऑफ वॉइस रॉय बन के आते हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट गवर्नर एंड वॉइस रॉय ऑफ पोर्टुगीज़ जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्मीडा ना. यहाँ पे क्या होता है कि इनकी अल्मीडा की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है विच इज़ अ ब्लू वाटर पॉलिसी. तो अगर क्वेश्चन आता है कि किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी तो उसका नाम हो जाएगा अल्मीडा. ब्लू वाटर पॉलिसी के अंडर ये आता है कि पूरा जो ओशन है वो हमारी संपत्ति है और इसमें जो ट्रेड का राइट है वो सिर्फ पोर्टुगीज़ का है. कोई और यूरोपियन पावर जो है या कोई और यूरोपियन कंट्री जो है वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती. तो पानी जो है, समुद्र की शक्ति जो है वो सब हमारी है. नेक्स्ट है 1509 में गवर्नर बनते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है. तो एक्चुअली 2 ही 3 नाम हैं जो पोर्टुगीज़ में इम्पॉर्टेंट हैं. एक तो वास्को डिगामा, नेक्स्ट अल्मीडा, नेक्स्ट अल्बुकर्क. तो ये इम्पॉर्टेंट नाम है. ये अल्मीडा के बाद आते हैं. और 1510 में जो गोवा के राजा होते हैं यूसुफ आदिल शाह, जो कि बीजापुर के राजा होते हैं, गोवा संभाल रहे होते हैं. तो बीजापुर के राजा से ये गोवा को हड़प लेते हैं. तो 1510 में पोर्टुगीज़ के पास गोवा आ जाता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये 1510 से ये नियरली हमारे इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद भी 1951 में ये लोग गोवा को छोड़ के जाते हैं. तो गोवा सबसे पहले इनके पास आता है और गोवा सबसे लास्ट में इंडिपेंडेंट होता है. देन यहाँ पे ये इसकी अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर देते हैं अपने पोर्टुगीज़ की. और बेसिकली अल्बुकर्क को ही रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया कहा जाता है. अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज़ पावर इन इंडिया. तो ऑप्शन हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क. 1511 में इन्होंने मलक्का कैप्चर कर दिया. अब बेसिकली मलक्का क्या है, तो मलक्का जो है ये साउथ ईस्ट जाने का एक रास्ता है जो कि पास होता है मलेशिया थाईलैंड वाले रीजन से. तो मलेशिया थाईलैंड वाले रीजन से ये पास होता है. तो इन्होंने यहाँ पर भी अपना
कब्ज़ा कर लिया। यहाँ पर भी अभी मलक्का भी इनके हाथ में आ गया है, तो मतलब साउथ ईस्ट एशिया का पूरा जो मार्केट है वो इनके कंट्रोल में आ जाता है। 1515 में इन्होंने हॉर्मुज़ को कैप्चर कर लिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है ये पर्शियन गल्फ़ में है, तो यानी कि अभी ये पर्शियन गल्फ़ को भी कंट्रोल कर रहे हैं और ये साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअली जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी इनकी, ये यहाँ पे ज़्यादा वर्क करती दिखाई दे रही है, क्योंकि दो बड़े स्ट्रेट जहाँ से इंटरनेशनल मार्केट चलती है वो अब इनके कब्ज़े में आ चुकी है। नेक्स्ट नाम है नीनो डा कुन्हा का। नीनो डा कुन्हा जो हैं ये गवर्नर बने थे आफ्टर अल्बुकर्क, और ये काफ़ी मतलब 1529 से गवर्नर बने और 1538 तक गवर्नर रहे। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है, बट इनका इतना कुछ खास वर्क नहीं है। सी रूट टू इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय पोर्टुगीज ट्रैवलर वास्को डिगामा और एक स्पेनिश ट्रैवलर थे। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि वास्को डिगामा पोर्टुगल से आए थे और कोलंबस जो थे जिन्होंने अमेरिका की रूट ढूंढी थी वो एक स्पेनिश ट्रैवलर थे। तो स्पेन के एक ट्रैवलर कोलंबस ने अमेरिका की रूट डिस्कवर की थी। देन कैप्टन कुक थे जो कि ब्रिटेन से थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की रूट डिस्कवर की थी। तस्मान जो थे ये हॉलैंड के थे और इन्होंने तस्मानिया और न्यूजीलैंड, जिसको वैन डिमॉन्स लैंड कहा जाता है, ठीक है, करेंटली तस्मानिया कहा जाता है, यहाँ पे एक स्ट्रेट भी है तस्मानिया स्ट्रेट, और न्यूजीलैंड, इन दो जगहों का इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कवरर हो जाते हैं उस टाइम पे सी रूट के। 1503 में कोची में पहली पोर्टुगीज़ फोर्ट बनती है, ठीक है। तो पहला यूरोपियन फोर्ट जो है इंडिया का, पूरे इंडिया का पहला यूरोपियन फोर्ट जो है वो है कोची। 1503 में कोची में पहली पोर्टुगीज़ फोर्ट बनती है, जो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनवाया था, लेकिन ये उस टाइम पे वॉइसरॉय नहीं हुआ करते थे, इन्होंने बनवाया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने पहली फोर्ट बनवाई थी कोची में। पोर्टुगीज़ जो थे ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक ट्रेड रिलेशन इस्टेब्लिश किया इंडिया के साथ, और उसके बाद ये सीक्वेंस चलता रहा, जैसे पहले पोर्टुगीज़ आए, उसके बाद फिर डच का अराइवल होता है, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर डैनिश लोग आते हैं डेन्स से, उसके बाद फ्रेंच आते हैं। तो ये एक सीक्वेंस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आए थे 1498 में, बट पोर्टुगीज़ गोवा को छोड़ के गए थे 1961 में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1961 के टाइम पे पोर्टुगीज़ के जो गवर्नर जनरल थे गोवा के, वो थे मैनुअल एंटोनियो वसालो ई सिल्वा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नाम हो जाता है, MAVS। ये गवर्नर जनरल हुआ करते थे तब जब 1961 में पोर्टुगीज़ जो है गोवा जो है वो आज़ाद हुआ था पोर्टुगीज़ से। जोस फेरेरा बोसा ये गवर्नर जनरल थे गोवा के जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, बट 1947 में इन्होंने आज़ाद करने से मना कर दिया था। गोवा जो था वो पूरा पोर्टुगीज़ के ही कंट्रोल में आता था। Among all European powers, Portuguese were the first to establish sea trading centers in India. तो 1503 में इनकी पहली फैक्ट्री लगी और दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर या फिर कन्नूर, ठीक है। तो इसकी दो स्पेलिंग आपको मिलेगी, कन्नौर भी मिलेगी और कन्नूर भी मिलेगी, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है। और कोची में पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी 1503 में। सो बेसिकली कोची और कन्नौर जो हैं वो दोनों साउथ इंडिया का पार्ट हैं, बट यहाँ पे अभी इनका 1534 में बंगाल के जो रूरल हैं, मतलब बंगाल की तरफ भी इनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो रहा है। तो पोर्टुगीज़ जो थे वो बंगाल के रूलर थे, गियासुद्दीन महमूद शाह, इनसे इन्होंने एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन ली थी बंगाल में, और इन्होंने दो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की सतगांव और चटगांव में। 1534 में इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी।
हुगली वॉज यूज एज अ बेस बाय पोर्टुगीज़ फॉर प्लंडरिंग एक्टिविटीज़ इन द बे ऑफ बंगाल। तो बेसिकली पोर्टुगीज़ जो थे ये एसोसिएटेड थे चोरी और डकैती से भी, ये भी इनका एक काम हुआ करता था। तो नदी में अगर कोई भी नियर बाय सी है, अगर वहाँ पे कोई शिप जा रही है तो ये उसको लूट लिया करते थे। तो इस प्रोसेस को जब समुद्री लुटेरे होते हैं, जब वो समुद्र में कोई शिप जा रही होती है उसको लूटते हैं, उसको पायरेसी कहते हैं, और जो लुटेरे होते हैं उनको पायरेट्स कहते हैं। तो यहाँ पे पोर्टुगीज़ जो थे ये पायरेसी का काम किया करते थे बे ऑफ बंगाल वाले रीजन पे, और हुगली को इन्होंने अपने पायरेसी सेंटर बना के रखा हुआ था। फिर बेसिकली क्या हुआ, इस बात की जानकारी और भी लोगों को होती है। तो मुग़ल किंग जो थे शाहजहाँ, उन्होंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया पोर्टुगीज़ का हुगली के आसपास वाला रीजन में इनकी डकैती चोरी का जो काम किया जाता था, और थाउजेंड्स ऑफ पोर्टुगीज़ जो थे वो इसमें इनको जेल हो गई थी। बेसिकली पोर्टुगीज़ के एंड होने का इंडिया में कारण ही यही था कि ये चोरी और डकैती में ज़्यादा बिलीव करते थे, और इनका जो बेस था वो शिफ्ट होता जा रहा था साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। तो इंडिया से इनका इंटरेस्ट जो था वो कम होता जा रहा था, और ब्रिटिशर्स की पावर जो थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। देन एक नाम आता है जॉब चार्नॉक का, जो कि कासिम बाज़ार बंगाल के हेड हुआ करते थे। इन्होंने सूतानाटी इसको इन्होंने अपना एक इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर बनाया, ठीक है, और 5 गांवों को मिलाकर 3 विलेजेस को मिलाकर कोलकाता को डेवलप किया गया। तो ये एक तो थे सूतानाटी या सूतानूटी, और एक था कलिकता, और एक था गोबिंदपुर। तो इन 3 गांव को या एरियाज़ को मिला के एक कलकत्ता को इस्टेब्लिश किया गया, और कलकत्ता को इस्टेब्लिश करने वाले जो ब्रिटिश हैं उनका नाम था जॉब चार्नॉक, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी जो खोली गई थी इंडिया में वो थी डचेस के द्वारा। 1602 में 1602 में डचेस की एंट्री होती है। डच जो थे वो बेसिकली हॉलैंड जो जगह है वहाँ से बिलोंग करते थे इसको, तो डचेस यहाँ से बिलोंग करते हैं। और बेसिकली क्या हुआ, इनका जो व्यापार था वो इंडिया और जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनका जो व्यापार था वो स्कैटर हो रखा था। बेसिकली ये इंडिया और बताविया जो कि करेंटली जकार्ता इंडोनेशिया का पार्ट है, तो इंडोनेशिया, एशिया, मलेशिया, ये सारे रीजन पे इनका जो स्कैटर्ड ट्रेड चलता था वो इन्हीं एरिया में चलता था। डचेस जो थे उन्होंने फोर्ट विलियम का कंस्ट्रक्शन किया था, जो कि मॉडर्न कोची में है। अभी यहाँ पे 2 फोर्ट है, फोर्ट विलियम्स है, एक फोर्ट विलियम कॉलेज है और एक फोर्ट विलियम है। तो यहाँ पे फोर्ट विलियम जो है वो कोची में है, और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता में है। वो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था, बट यहाँ पे डचेस ने इस्टेब्लिश किया है फोर्ट विलियम, जो कि मॉडर्न कोची में है। 1663 में इसको इस्टेब्लिश किया गया जब इन्होंने पोर्टुगीज़ को हरा दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स करके एक कंपनी है, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ इन इंग्लैंड। तो इतना बड़ा नाम भी एक है इसका, और शॉर्ट में इसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने इनको ग्रांट किया कि आप 15 साल तक ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपनी थी जिसको क्वीन ने परमिशन दे दी कि आप 15 साल तक, तो 15 साल तक इनकी मोनोपोली चलेगी, कोई और ब्रिटिश कंपनी इंडिया में नहीं वर्क करेगी, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही वर्क कर सकती है। उस टाइम पे जो राजा हुआ करते थे वो अकबर हुआ करते थे, इंडिया के राजा, ठीक है। लीवेंट कंपनी 1593
3 में इसको चार्टर मिला था लैंड ट्रेड करने का विद इंडिया। ठीक है, ये एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, लेटर ऑन हम लोग इसको समझेंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, तो जहांगीर के शासनकाल में 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली टेम्पोररी फैक्ट्री, ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पररी फैक्ट्री जो है पहली बार इन्होंने 1611 मसूलीपट्टनम में खोली थी, और 1613 में इन्होंने अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री खोली थी सूरत में। ठीक है, सूरत में 1613 में इन्होंने अपनी परमानेंट फैक्ट्री खोली। तो दो क्वेश्चंस हो जाते हैं कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली। तो पहली फैक्ट्री अगर सिर्फ पूछेगा तो वो होगा मसूलीपट्टनम में। पहली टेम्पोररी फैक्ट्री कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में। पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ खोली? सूरत में। डचेस ने अपनी पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी सूरत में 1616 में, फॉलोड बाय फ्रेंच इन 1668। तो यहाँ देख सकते हैं कि सूरत में ब्रिटिशर्स की भी फैक्ट्री है, डचेस की भी फैक्ट्री है और फ्रेंच की भी फैक्ट्री है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब सूरत में इन्होंने फैक्ट्री खोली थी तो उस टाइम सूरत में पोर्टुगीज़ का कब्ज़ा हुआ करता था। तो यहाँ पे इनको फैक्ट्री खोलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे जो पोर्टुगीज़ थे वो यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की इजाज़त देते नहीं थे किसी और को। तो थॉमस बेस्ट जो थे, एक ब्रिटिशर थे, एक इंग्लिश ऑफिसर थे, इन्होंने पोर्टुगीज़ को डिफीट किया। एक बैटल ऑफ स्वाली हुआ था, बैटल ऑफ स्वाली 1613 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ था, और थॉमस बेस्ट जो थे वो ब्रिटिश की आर्मी को लीड कर रहे थे और पोर्टुगीज़ के साथ इनका एक बैटल होता है और फाइनली ये लोग सूरत में फैक्ट्री अपनी इस्टेब्लिश कर पाते हैं। 1661 में एक ब्रिटेन के किंग होते हैं चार्ल्स टू। ब्रिटेन की किंग चार्ल्स टू की शादी होती है पोर्टुगीज़ की प्रिंसेस कैथरीन से। तो ये सब इंडिया के बाहर चल रहा है। इंडिया के बाहर ब्रिटेन के एक राजा की शादी हो रही है एक पोर्टुगीज़ के प्रिंसेस कैथरीन से। ठीक है, और ये क्या होता है कि इस शादी में जो डाउरी होती है उसमें इंडिया का जो मुंबई है, बॉम्बे का पार्ट है, वो ब्रिटेन को एज अ गिफ्ट में दे दिया जाता है या डाउरी में दे दिया जाता है, जैसे भी कहा जाए। तो यहाँ पे अब बॉम्बे जो है वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया है और यहाँ पे चार्ल्स टू के अंडर में आ गया है। अब चार्ल्स टू क्या करते हैं, ये तो वहाँ से कंट्रोल करने आएंगे नहीं मुंबई को या बॉम्बे को, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं कि आप इसमें रूल करिए और आप हमें एक थोड़ा सा अमाउंट इसका एनुअली पे कर दीजिए और आप इसको रेंट पे रख लीजिए। तो ये लीज पे दे दी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी को। 10 पाउंड एनुअली, साल का इनको 10 पाउंड देना रहता है। यहाँ पे एक इंग्लिश गवर्नर का नाम आता है जॉन चाइल्ड, जिन्होंने क्या किया था कि मुग़ल पोर्ट्स को कैप्चर कर लिया था, बॉम्बे के भी और वेस्टर्न कोस्ट के भी, और जो भी हज के ट्रैवलर जाते थे ये उनको जाने नहीं देते थे। तो ये जब औरंगज़ेब को पता चला तो औरंगज़ेब ने इन्हें इंडिया से बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक्सपेल कर दिया। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन से ऐसे गवर्नर जनरल थे इंग्लिश के जिनको औरंगज़ेब द्वारा निकाल दिया गया था। तो वो थे जॉन चाइल्ड। अब आता है कि पहला कार्नेटिक वॉर। तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, फ्रेंच की पावर भी इंडिया में आ चुकी है और इंग्लिश की पावर भी इंडिया में है। तो इन लोगों में अपनी राइवलरी चल रही है कि कौन ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो इसमें पहला कार्नेटिक युद्ध होता है जो कि 1746 में होता है और 48 में होता है। तो ये फॉरेन में एक युद्ध चल रहा होता है जहाँ पे इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में चल रहा होता है, और इसी का जो रिफ्लेक्शन है वो इंडिया में दिखाई देने लगता है। तो जब ब्रिटिशर्स जो ऑस्ट्रिया पे कब्ज़ा करते हैं तो उस टाइम पे इंडिया में भी वॉर चलने लगता है, और ये 1740 से ही स्टार्ट हो चुका होता है वहाँ पे आउटसाइड इंडिया, बट इंडिया में ये स्टार्ट होता है 1746 में। तो 1746 में इंडिया में इंग्लिश आर्मी जो है कैप्टन बर्नेट के अंडर में, ठीक है, इनके लीडरशिप में फ्रेंच की एक शिप होती है उसको सीज कर देती है। ठीक
ठीक है, उसको कैप्चर कर लेती है। तो फ्रेंच वाले अभी गुस्सा हो जाते हैं और ब्रिटिश आर्मी के साथ ये लोग वॉर अपनी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इसमें और भी कारण ये जुड़ जाते हैं कि इंडिया में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही होती है। मतलब फ्रेंच वाले एक तरफ ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इंडिया के जैसे कर्नाटक के राजा हैं या मद्रास के राजा हैं, ये यहाँ साउथ इंडिया के जो राजा लोग हैं, ये भी फ्रेंच को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंच लोगों की इनके साथ भी लड़ाई चल रही है। और एक बार जब ये लड़ाई करके हार जाते हैं तो या तो किसी संधि में आ जाते हैं या फिर ये फ्रेंच लोगों की या ब्रिटिशर्स की बात माननी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पहला कार्नेटिक युद्ध होता है वो ब्रिटिशर्स के साथ तो इसलिए स्टार्ट होता है क्योंकि इन्होंने एक फ्रेंच की शिप जो है उसको सीज कर दिया या कैप्चर कर दिया है। बट जो नवाब हैं कर्नाटक के, कर्नाटक वाला एरिया, तो यहाँ पे जो नवाब हैं यहाँ के, अनवरुद्दीन नाम है, ये अपने एक आर्मी भेज देते हैं जो कि 10,000 लोगों मैन की आर्मी होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ महफूज खान, और ये फ्रेंच लोगों पे अटैक करने के लिए भेज देते हैं। उस टाइम पे फ्रेंच जो हैं उनके कैप्टन हुआ करते थे कैप्टन पैराडाइज, और यहाँ पे ये युद्ध होता है जिसको सेंट थॉम, बैटल ऑफ सेंट थोम, बैटल ऑफ सेंट थोम होता है अदयार नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पे ये एक बैटल भी इम्पोर्टेंट हो जाती है 1746। तो यहाँ पे ये बैटल होती है, मतलब ब्रिटिशर्स जो हैं फ्रेंच जो हैं वो राजा को हरा देते हैं, कर्नाटक के राजा को हरा देते हैं बैटल ऑफ सेंट थोम में। ऑल्सो बाहर जो आउटसाइड इंडिया जो वॉर हो रही होती है वो वॉर ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ एग्स-ला-चैपेल 1748 में। तो इसकी वजह से इंडिया में भी जो वॉर की जो कंडीशन बन रही थी ब्रिटिश और उनके बीच में, फ्रेंच के बीच में, ये वॉर की कंडीशन नहीं होती है और ये वॉर यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो 1748 में जो वॉर है वो एंड हो जाती है। ये पहला कार्नेटिक युद्ध कहलाता है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि 1746 में कह सकते हैं कि एक पहला बैटल होता है, बैटल ऑफ सेंट थोम। फिर 1748 में एक संधि होती है एग्स-ला-चैपेल की, और इस तरह हमारा पहला कार्नेटिक वॉर जो होता है वो ख़त्म होता है। तो यही है 1746 से 48 तक की स्टोरी। तो यहाँ पे जब फ्रेंच लोगों की शिप जो थी वो ब्रिटिशर्स जो है वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो फ्रेंच बदले में क्या करते हैं, मद्रास को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, तो मद्रास जो है, अभी ये वॉर सब हो गई है, एग्स-ला-चैपेल की संधि भी हो गई है, तो मद्रास फ्रेंच वापस कर देते हैं ब्रिटिशर्स को, और अगेन ये इंग्लिश को ग्रांट कर दिया जाता है। मद्रास जो है वो वापस से ब्रिटिशर्स को मिल जाता है ना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है डुप्लिएक्स, डुप्ले कहा जाता है इनको शॉर्ट में इन अ सेंस कि यहाँ पे इनका नाम जो है वो डुप्ले भी बोला जाता है, डुप्लिएक्स भी बोला जाता है, इट डिपेंड्स ऑन दी प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे डुप्लिएक्स जो हैं ये इस तरह के अपने टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि ये जो फ्रेंच के लोग हैं इनको ये अपॉइंट करते हैं इंडियन कोर्ट्स में। ठीक है, कि आप इनके केसेस के बारे में जानिए और इनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसके बारे में जानिए। उसके बाद ये स्ट्रैटेजी हुआ करती थी जिससे ये इंटरनल मैटर्स को भी जान सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे कोलबर्ट, जो कि एक मिनिस्टर होते हैं लुई 14 के। तो लुई 14 जो हैं ये ये किंग हैं, और किंग के एक मिनिस्टर हैं कोलबर्ट, फ्रांस में, और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं 1664 में, और फ्रेंच में इसका नाम कुछ इस तरह का है जो कि जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाम हमें जानना है बस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये एक
गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसका पैसा जो होता है वो स्टेट के द्वारा दिया जाता है। 1667 में फ्रैंकोइस केरन जो हैं ये इंडिया आते हैं, और मतलब फ्रांस के हैं ये, और ये इंडिया आते हैं और ये पहली फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश करते हैं 1668 में। तो फ्रेंच की जो पहली फैक्ट्री है इंडिया में इस्टेब्लिश होती है वो सूरत में इस्टेब्लिश होती है 1668 में। और 1669 में मसूलीपट्टनम में जब सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इनको परमिशन देते हैं तो ये फ्रेंच फैक्ट्री, सेकंड फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। डच जो है वो भी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में ही इस्टेब्लिश करते हैं। तो मसूलीपट्टनम एक पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बन जाता है अभी फ्रेंच और डचेस के बीच में भी। बंगाल में जो डच हैं, डचेस जो हैं वो पहली फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम में इस्टेब्लिश करते हैं, और बंगाल के साइड ये पहली फैक्ट्री पीपली एक जगह है, पीपली में इस्टेब्लिश करते हैं। और 1653 के आसपास चिंसूरा में ये अपनी फैक्ट्री जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। चिंसूरा में ये एक डच फोर्ट भी बनवाते हैं जिसका नाम है गस्टावस फोर्ट। तो गस्टावस फोर्ट जो है वो डचेस के द्वारा बनाया गया है चिंसूरा में। यूरोपियंस जो थे वो बिहार से हाई ग्रेड का ओपियम और सॉल्ट पीटर, तो यहाँ पे जो सॉल्ट पीटर है ये बेसिकली है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो यहाँ पे ये एक फर्टिलाइज़र के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, एक प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो है गन पाउडर में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बारूद वगैरह बनाने में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो बिहार से बेसिकली ये लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, बिहार में पैदा होता था, ये पैदावार इसकी वहाँ पे कल्टीवेशन किया जाता था, और अफ़ीम और सॉल्ट पीटर ये लोग लेके जाते थे यहाँ पे। बिहार फेमस था अफ़ीम की खेती के लिए ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो क्रोनोलॉजी हमें पता चल गई, पोर्टुगीज़ हैं, डचेस हैं, इंग्लिश हैं, डेन्स हैं और फ्रेंच हैं, ठीक है। इनकी कंपनी के कुछ गिवन है कि पोर्टुगीज़ की पहला अराइवल होता है 1498 में, पोर्टुगीज़ कंपनी का पहला अराइवल होता है 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जब बनी होती है और जब इसका ट्रेड स्टार्ट किया जाता है तो 1599 में होता है, कहीं कहीं ये 1600 भी दिया रहता है। तो 1600 या फिर 1599 में ये इस्टेब्लिश होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनमार्क की यानी कि डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होती है 1616 में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की इस्टेब्लिश होती है 1664 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके। इस लेक्चर में हम लोगों ने बस इसकी थ्योरी देखी है। वी विल स्टार्ट विद द question answers in the next chapter. So thank you for watching the lecture.